नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित आहूजा। वेलकम टू पाठशाला। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 फ्रॉम द चैप्टर 1 ज्योमेट्री 9 स्टैंडर्ड। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर ली थी 1.2 जो कि बहुत आसान थी। इसमें भी 1.4 में पहले थ्योरेटिकल पार्ट है, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो लेट्स गो अहेड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो देखो भाई क्या है आगे, देखो। तो पहला क्या है, अभी हमें इस चैप्टर में सीखना है कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। द स्टेटमेंट विच कैन बी रिटन इन इफ देन फॉर्म। ऐसे स्टेटमेंट जिसको तुम इफ देन फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, क्या यहां पे एग्जाम्पल जो दिया है, एक द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो यहां पे अपने को इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे अपने को इसको कन्वर्ट करना है इफ देन फॉर्म में। इधर एक इंफॉर्मेशन है जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए। वो क्या है, इफ के बाद, ठीक है। एक मिनट, इसको कलर बदल लेते हैं अपन। तो इफ के बाद ये जो पार्ट है और देन के बाद इस पार्ट का कुछ नाम है। इफ के बाद वाले पार्ट को कहते हैं एंटीसेडेंट। ओके, इफ के बाद वाले पार्ट को क्या कहते हैं, एंटीसेडेंट। देन के पार्ट वाले पार्ट को क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट। इसका रियल लाइफ में भी कुछ नाता है। मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें। सिंपल एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं तो देखो, सबसे बेस्ट एग्जांपल तुम्हारे लिए, इफ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम अच्छी पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, देन यू विल गेट गुड मार्क्स। तो यहां पे इफ यू स्टडी हार्ड विल बी कंसिडर्ड एज एंटीसीडेंट। देन ये क्या कॉन्सिक्वेंस होगा ना, कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या, रिजल्ट होगी क्या, कि तुम्हारी मार्क्स अच्छी आएगी। तो इसके लिए इफ देन स्टेटमेंट में इफ के बाद वाले पार्ट को एंटीसीडेंट कहेंगे और देन के बाद वाले पार्ट को कॉन्सिक्वेंट कहेंगे। और एक छोटा सा अपडेट फिर से दे देता हूं। आई होप अभी बोर्ड का कंटेंट तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। पिछले वीडियोस में कुछ इशू आ रहा था, अगर अब भी क्लियर नहीं है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। अगर अभी क्लियर है तो प्लीज लिखो कि हाँ ऐसे ही कंटेंट होना चाहिए, एकदम क्लियर कट है। मेरे को लगता है मैंने बहुत अभी इस पे मेहनत की है ताकि तुमको बहुत अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। आई होप अभी अच्छे से सबको दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो इफ के बाद वाला पार्ट होगा एंटीसेडेंट, देन के बाद वाला पार्ट होगा कॉन्सिक्वेंट। तो एक एग्जांपल जो लिया था इसको इफ देन में कन्वर्ट किया है। देखो, द स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन द कंडीशनल फॉर्म एज इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल, अगर वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, if the given quadrilateral is rhombus then its diagonals are perpendicular bisectors of each other। तो उसके diagonals क्या होंगे, perpendicular bisectors of each other। क्वेश्चन हमारा क्या था, द डायगोनल्स ऑफ rhombus are perpendicular bisectors of each other। तो सर इसको कन्वर्ट कैसे किया, इसको थोड़ा पॉज करके समझते। डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे किसके, किसके भाई, रोम्बस के। मतलब पहले तो उसको बनना पड़ेगा ना रोम्बस। मतलब अगर वो क्वाड्रिलेटरल रोम्बस होगा तो उसके डायगोनल्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं ये तुमको पता होगा भाई, 8th स्टैंडर्ड पास किया है तुमने। तो बोल रहे हैं अगर तुमने एंटीसेडेंट और कॉन्सिक्वेंट को बदल दिया, एंटीसेडेंट और कॉन्सिक्वेंट को बदल दिया, यानी कि जो इफ के बाद था उसको देन के बाद लिखा और जो देन के बाद था उसको इफ के बाद लिखा, तो उसको कहलाएंगे हम लोग क्या, कॉन्वर्स। उसको क्या कहेंगे, कॉन्वर्स। तो एक कंडीशनल स्टेटमेंट होगी और एक कॉन्वर्स। कंडीशनल स्टेटमेंट में कुछ इफ के बाद आया फिर देन के बाद आया। कॉन्वर्स में क्या आया, जो कंडीशनल में इफ के बाद था वो देन के बाद हो जाएगा, जो कंडीशनल में देन के बाद था वो इफ के बाद हो जाएगा। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। तो कंडीशनल कॉन्वर्स तुम्हें समझ गया है। इधर एक चीज बोली है, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो क्या बोला है, देखो, अगर कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका कॉन्वर्स जरूरी नहीं है कि ट्रू हो। अगर कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है तो जरूरी नहीं है उसका कॉन्वर्स ट्रू हो। मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत मस्त एग्जांपल देता हूं, ठीक है। थोड़ा मजा भी आएगा और हंसी भी आएगी। एग्जांपल है, इफ यू आर अ बॉय, अगर तुम लड़के हो, देन यू आर अ ह्यूमन बींग, ठीक है। बोलना सही होगा, अगर तुम लड़के हो तो तुम ह्यूमन बींग होंगे। अब ध्यान से सुनना इसका कॉन्वर्स, ठीक है।
इफ यू आर अ ह्यूमन बींग देन यू आर अ बॉय। अभी ये रॉन्ग हो गया ना, पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू था पर दूसरा वाला क्या हो गया, रॉन्ग। आई होप तुम्हें समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कंडीशनल ट्रू होगा तो जरूरी नहीं है कॉन्वर्स भी ट्रू होगा। आई होप क्लियर है सबको। कंडीशनल क्या होता है, इफ देन में जब लिखा तो कंडीशनल होता है। इफ के बाद वाले पार्ट को क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। देन के बाद वाले पार्ट को क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट। अगर दोनों का पार्ट बदल दिया, यानी कि इफ के बाद वाला देन के बाद, देन के बाद वाला इफ के बाद, तो फिर क्या होगा, वो बन जाएगा कॉन्वर्स। अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो जरूरी नहीं है उसका कॉन्वर्स ट्रू होगा। ये अभी हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल इधर बताया है कि कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ rhombus देन इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। अगली साइड में इसका कॉन्वर्स निकालेंगे। देखो इसका कॉन्वर्स है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर देन इट इज rhombus। इधर भले ही ये सही है, ठीक है, इन द अबाउ एग्जाम्पल द स्टेटमेंट एंड इट्स कॉन्वर्स आर ट्रू। इधर सही है, इधर सही है, मतलब क्या, इधर इसका कंडीशनल भी सही था, इसका कॉन्वर्स भी सही है। पर एग्जाम्पल अभी मैंने भी जो दिया वो भी देखो और इधर भी देखो। इफ नंबर इज अ प्राइम नंबर, अगर कोई नंबर प्राइम है, हाँ चलो प्राइम नंबर पता है, वो नंबर जो अपना ही टेबल में आता हो और वन का टेबल में आता। अगर कोई नंबर प्राइम है तो क्या, अगर कोई नंबर प्राइम है तो क्या, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। इसका कॉन्वर्स देखो, इफ नंबर इज इवन और ऑड देन इट इज अ प्राइम नंबर। ये तो कहीं ना जुर्म हो जाएगा भाई। कोई नंबर अगर इवन या ऑड होगा तो वो प्राइम होगा, गलत। ये तो गलत है भाई, सारे इवन और सारे ऑड। अगर मैंने एक ऑड नंबर पकड़ लिया, ठीक है, ऑड नंबर पकड़ लिया, जैसे कि मैंने 3 पकड़ लिया तो ये प्राइम है, 5 पकड़ लिया ये भी प्राइम है, 7 पकड़ लिया ये भी प्राइम है, पर 9 पकड़ लिया ये ऑड है, पर क्या ये प्राइम है, नहीं। तो जरूरी नहीं है कि कंडीशनल सही था तो कॉन्वर्स भी सही होगा। तो अभी हमने ये समझ लिया कि इधर ये कॉन्वर्स जो है ये सही नहीं है। सही मतलब ट्रू और फॉल्स की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो देखो क्या है, ये इक्लूड भाई साहब के पोस्टुलेट है। ये जस्ट एक बार गो थ्रू करने हैं, ये बहुत सिंपल है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पोस्टुलेट का मतलब ही ये होता है कि थियरम्स विच आर सेल्फ एविडेंट। मतलब क्या सर, ये इंग्लिश जान रहे हो आप, बेटा समझो, वो चीज तो देखने से ही पता चल रही है कि हाँ सही होगी। वो चीज जो देखने से पता चल रही है कि हाँ ये तो भाई सही होगी। कैसी है वो चीज, देखो भाई, बोल रहे हैं देयर आर इनफाइनाइट लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से अनेक लाइन पास हो सकती। सही बात है भाई, एक पॉइंट से अनेक लाइन। कैसे सर, दिखाओ अपने को। ये देखो एक पॉइंट, 1 2 3 ऐसा करके, ठीक है, ऐसा पॉइंट्स। ये देखो लाइन है तो उसको दोनों बाजू एरो देना चाहिए अपने को। अभी अपन समझ गए हैं कि लाइन मतलब 2 एरोस। तो एक पॉइंट थी, अनेकों लाइन पास हो सकती है। दूसरा, देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट अगर तुमने बना दी ना, ठीक है, 2 पॉइंट अगर तुमने बना दी तो उधर से एक ही डिस्टिंक्ट लाइन पास होगी। अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग लाइन पास होगी। अगेन इट इज सेल्फ एविडेंट, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये तो बड़े बहुत खतरनाक है भाई। ये तो ऐसा है कि भाई ये अपने को गधा समझा है। बोलो देखो क्या बोल रहे हैं, अ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस कैन बी ड्रॉन टेकिंग एनी पॉइंट एज इट सेंटर। किधर भी उसका सेंटर लेके तुम सर्कल बना सकते हो। वाह भाई वाह, अपने को पता नहीं था, आज पता चल गया कि तुम सर्कल ना किधर भी सेंटर रख के बना सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा इजी था। दूसरा क्या है, ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट विथ ईच अदर, ठीक है, ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट विथ ईच अदर। भाई हर, देखो जितनी भी 90 डिग्री एंगल होंगी, ठीक है, ये 90 और ये भी अगर 90, तो ये 90 90 है तो ये एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट होगी, ठीक है, बस इतना ही। आखिरी पोस्टुलेट जो है ना वो बड़ा मजेदार है, उसी में कंसेप्ट है, तो इसको सबको गुम कर देते हैं अपन और आखिरी पोस्टुलेट पढ़ते हैं। क्या बोला है यार, इफ टू इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल ऑफ 2 लाइंस एड अप टू, अरे इधर लिखा ही नहीं है, ओके इधर मैं बताता हूं क्या होगा। इफ टू इंटीरियर एंगल्स, अच्छा दिख रहा है ना सबको, इफ टू इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एड अप, two interior angles formed on one side of a transversal of 2 lines add up to less than क्या 2 right angles होगा, यानी कि 290 डिग्रीज, ठीक है। मैं मतलब समझा देता हूं, टेंशन मत लो, ठीक है, 290 डिग्रीज, ठीक है। अगर ये दोनों, इसको मैं इधर बताता हूं, ध्यान दो,
ये वाला पॉस्टुलेट मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, पहले तो हिंदी में पढ़ लेते हैं यार, इंग्लिश में तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिखा होगा, पढ़ लेना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। बोल रहे हैं कि अगर दो इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर मतलब अंदर, मतलब ये वाली एंगल की बात हो रही है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अभी सर ट्रांसवर्सल क्या होता है, अगले चैप्टर में लाइंस और ट्रांसवर्सल बहुत डिटेल में पढ़ोगे, अभी के लिए समझ लो जो दो से ज्यादा लाइन को काटता है वो ट्रांसवर्सल है। तो ये दो लाइंस है, ये दो इंटीरियर एंगल्स है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसको ए और बी मान लेते हैं। बोलते हैं इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एड अप टू, मतलब अगर इनको ऐड करके 290 डिग्री से कम, 290 डिग्री मतलब 180 डिग्री से अगर कम आया, देन इफ द लाइंस प्रोड्यूस्ड विल इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब ये दोनों को अगर और खींचा ना तो ये आगे जाके मिलने वाली है कहीं पे, और ये आगे जाके क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी, यही कहना चाहते हैं। सिंपल, अगर a प्लस बी का सम क्या है, 180 डिग्री से छोटा है, a प्लस बी का सम 180 डिग्री से छोटा है, तो ऐड करके अगर 180 डिग्री से छोटा आया है तो ये लाइंस आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि ये पैरेलल नहीं होंगी, यानी कि ये पैरेलल नहीं होगी। क्लियर है सबको? अगर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी, ये आगे चल के इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, ये तुमको काम आएगा। सर किधर काम आएगा? अगले चैप्टर में। अगर नहीं समझा तो टेंशन मत लो, अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये पॉस्टुलेट पढ़ लेना, मीनिंग वही है जो तुमको समझाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक पॉस्टुलेट खत्म, तो अब आ रहा है बहुत ही जबरदस्त, ठीक है, मेरा फेवरेट पार्ट, वो ये है, ये जो थ्योरम है ये मेरा फेवरेट पार्ट है। क्यों सर? क्योंकि ये तुम्हारे यूनिट टेस्ट में आएगा, तुम्हारे सेमेस्टर में भी आ सकता है, 2 या 3 मार्क के लिए आ सकता है, क्योंकि बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है? द ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर। ठीक है, तो इधर मैंने देखो जानबूझ के गिवन लिख लिया है, क्योंकि अगर मैं गिवन नहीं लिखता तो क्या हो जाता मालूम है क्या, मैं अपने नाम दे देता और फिर तुम टेक्स्ट बुक से पढ़ते तो समझता नहीं, तो मैं यही नाम यूज करूंगा। देखो, तो देखें भाई, इधर थोड़े ज्योमेट्रिकल टूल्स यूज करते हैं, लाइन वाइन होगी ना? नहीं, हाँ है ना? अरे भाई ये क्या है रे? रूलर है, चलो, अरे सब है, चलो। हाँ, तो थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। बस लगता है इससे ज़्यादा छोटी होगी नहीं। तो ये एक लाइन बना दी मैंने। अरे भाई क्या हो रहा है तुमको, क्या हो रहा है? हाँ, 1 मिनट। तो थोड़ा मेरे को भी शौक चढ़ा है फालतू का, ऐसे ही बना देता। चलो फिर भी अच्छा बना जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो भाई, अपन ने लाइन बना ली है कष्ट के बाद काफ़ी। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं लोग, ए ओ डी, सॉरी, लाइन ए बी, तो एक ए बी है और एक सी डी है, तो नाम भी दे देते हैं। चलो, तो एरोस दे देते हैं पहले। तो भाई ये लाइन्स है तो एरोस तो आएगा, तो ए ओ बी, और दूसरा क्या है, सी डी, यानी कि सी ओ डी। यस, तो देखो एग्जाम में क्या होने वाला है, एग्जाम में तुमको सिर्फ ऊपर वाला स्टेटमेंट लिख के आता है, गिवन लिखना पड़ता है। थ्योरम में ना 4 चीजें यार ध्यान में रख लो, गिवन, फिर होएगा टू प्रूव, चौथी चीज ऑप्शनल होती है कंस्ट्रक्शन, और फाइनली होता है प्रूफ। तो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन में नहीं करूँगा। ठीक है सर, अभी ये जो हमने किया, अरे मच्छर भी आके अपना लाइन बना रहा है इधर, अब हटना। तो 1 मिनट यार। हाँ, तो इधर हमने क्या कर दिया, ये डायग्राम बना दिया, अब गिवन लिख दिया है, गिवन ऑलरेडी मैंने छाप के रखा है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है मुझे? प्रूव करना है द ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर। देखो, इसको कंस्ट्रक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना पड़ता है सर फिर? मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्शन में ये तो पता है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस तुमने वही ड्रॉ किए, तो इसको कंस्ट्रक्शन में मत लिखो। जो एडिशनल अल्टरेशन तुम कर रहे हो जो थ्योरम में नहीं था, वो कंस्ट्रक्शन में लिखा करो। तो ज़्यादा टेंशन मत लिया करोगे, अगर तुम्हें कंस्ट्रक्शन में नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे अपने आप क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। ओए भाई तेरे को क्या हुआ यार? हाँ सॉरी अगर थोड़ा ये हुआ यार, इसको मैनुअल फोकस पे रखा है फिर भी ये हिल रहा है। ठीक है, अगर कुछ इशू है तो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो देखो, तो गिवन लिख दिया अपन ने, टू प्रूव लिख दिया, कंस्ट्रक्शन प्रूफ। अब हम लोग आगे समझते हैं क्या होगा। तो गिवन अपने को पता है, प्रूव क्या करना है कि ये ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये वाली एंगल और इस एंगल से इक्वल है और ये वाली एंगल इस एंगल से इक्वल है। तो इसको मैंने ये दे दिया, इसको डबल मार्किंग दे देता हूं। तो मेरा टारगेट ये होने वाला है। अब अगर मैं समझने जाऊं इसको, तो मैं कोई भी दो को इक्वल करूंगा, बाकी के लिए लिखूंगा सिमिलरली। ठीक है, इसके लिए तुमको एक कंसेप्ट आना चाहिए, मैं इधर साइड में सिखा देता हूं, ध्यान देना। इसको थोड़ा अलग लेटर से लिखते हैं, ये दिखेगा क्या? नहीं, तो मेरे को लगता है यहाँ पे यही कलर ये लिख से लिखते। तुम्हें ये पता होना चाहिए, तुम सबने ये सीखा होगा। और ये क्या है देखो, अगर ये A और ये B है तो ये A प्लस बी मालूम है क्या हो जाता है? 180 डिग्री। इसको कहते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है अच्छे से? ठीक है, एक काम करते हैं इसको यार, इस पे ग्रीन पे सिर्फ वाइट कलर ही अच्छा लग रहा है यहाँ, तो फिर बस इसको साइड में लिख के देता हूँ यार, वाइट कलर से ही एक्स्ट्रा पार्ट करके मान लो इसको। ठीक है, ये क्या, इधर देखो, ये A और ये B। तो A प्लस बी क्या होता है? 180 डिग्री। इसको अपन कहते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर। ये तुम याद रखना भाई, इसको क्या कहते हैं? एंगल्स इन लीनियर पेयर। ठीक है, मुझे आज प्लीज एक चीज यार पक्का बताना, पूरे वीडियो में तुम्हें बोर्ड का कंटेंट अच्छे से दिखाई दिया कि नहीं? ठीक है, 99% सही दिखाई दिया तो ठीक है, 1% एक बार शायद उसने पता नहीं जूम इन जूम आउट किया था, बाकी तो पूरे टाइम क्लियर था कि नहीं? प्लीज वीडियो देख के बताना यार। तो हमने समझ लिया कि AOD COB के इक्वल करना है और AOC इक्वल करना है DOB के। तो मैं किसी भी एक को करने वाला हूं, तो कैसे करूंगा? बोर्ड पे ध्यान दो, गिवन लिख दिया है, टू प्रूव में लिख देता हूं। टू प्रूव में क्या लिख देता हूं? एंगल AOD इक्वल करना है एंगल किससे? BOC लिखो या COB, एक ही बात है। और दूसरा इक्वल करना है किससे? AOC इक्वल करना है, कॉन्ग्रेंट बोलो इक्वल बोलो सब चलता है बेटा, टेंशन मत लेना कि कॉन्ग्रेंट लिखना है, एक ही बात है। AOC इक्वल करना है DOB से। ठीक है, तो ये अपना हो गया टू प्रूफ। अब आ जाते हैं प्रूफ पे। तो प्रूफ में देखो क्या है, कैसे करना है प्रूफ, उसको समझते हैं। ठीक है, दिख तो रहा है बरोबर। तो प्रूफ देखो, अब तुमको जो सिखाया उसको यूज करूंगा। मैं लिखूंगा एंगल AOD प्लस, ध्यान देना हाँ, AOD DOB। देखो इसको थोड़ा इधर बना के दिखाता हूं। तो वही कंसेप्ट है इधर, खाली वो थोड़ा इंक्लाइंड है इधर। तो AOD और BOD, एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू क्या? 180 डिग्री। रीजन दूंगा एंगल्स इन लीनियर पेयर। क्या रीजन है? एंगल्स इन लीनियर पेयर। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने AOD और BOD किया है ना, वैसे ही मैं एक और कर सकता हूं। AOD और BOD हुआ। अब ध्यान से देखना क्या करूंगा, BOD और BOD इधर इधर देखना अभी, हाँ, BOD जो है वो इधर इसके साथ भी बना रहे, यानी कि BOD प्लस BOC। दिख रहा है? इस पार्ट को हाइड कर देते हैं। देखो ये पूरा नीचे की तरफ है, इस पार्ट को, ओए ओए ओए, मेरे को भी क्या है, ऑफलाइन का बहुत आदत है, ऐसे हाइड वाइड कर देता हूँ। हाँ, तो यस, अब तुमको दिखेगा। इसको मैं क्या करता हूँ, रुको थोड़ा ये पार्ट को रब कर देता हूँ ताकि तुमको क्लियरिटी आ जाए। अब तुम ध्यान से देखो, BOD और BOC ये भी क्या है? लीनियर पेयर। तो एंगल, इसको पहले मैं लिख देता हूं BOC
प्लस एंगल BOC और BOD। ठीक है, इधर सेम रीजन लिख दिया करो, या फिर तुम सिमिलरली भी लिख सकते थे। अब देखो भाई, ये पहला वाला पार्ट 180 डिग्री के इक्वल था, दूसरा वाला पार्ट भी 180 डिग्री के इक्वल है। मैं अगर तुमको लेके आता हूं, दो लोगों को लेके आता हूं, ठीक है, मैं बोलता हूं पहले वाले इंसान की जो हाइट है ना 5 फुट 3 इंच है, फिर दूसरे इंसान की भी हाइट मैं बोलता हूं 5 फुट 3 इंच है, तो मैं ये नहीं कह सकता क्या भाई दोनों की हाइट इक्वल है? तो इसकी भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, तो मैं इसको दे देता हूं नंबर 1 और इसको दे देता हूं नंबर 2। फिर लिखता हूं फ्रॉम 1 and 2 एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल BOD। तो अगर तुम ध्यान दो बेटा, ये सब ना तुम्हें नहीं बनाना है एग्जाम में, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, तुमको तुम्हारे लिए सिखाने के लिए बना रहा हूं, एग्जाम में तुम ये नहीं बना के आना, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक चीज मैं तुमको बताता हूं जो हमेशा ट्रू होती है, वो क्या, ध्यान देना। यहां पे अगर मैं देखूं तो BOD और BOD क्या हो जाएगा, कैंसिल। अरे सर ऐसा कैसा कैंसिल हो गया रे, इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में, हमने तो सुना है प्लस माइनस कैंसिल होता है। मैं तुम्हें एक चीज लिख के देता हूं जो अब भी नहीं हमेशा काम आएगी, मैं हर बच्चे को ये बता ही देता हूं। देखो भाई, ये इज इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड है और दोनों की साइन क्या है, सेम, इसके लिए ये क्या हो जाता है, कैंसिल। तो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ध्यान देना, ऑपोजिट साइड सेम साइन, और इधर क्या था, दोनों ऑपोजिट साइड में था, इज इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड में था। अब या फिर हो सेम साइड पे पर साइन क्या हो, ऑपोजिट, तो भी क्या होता है, इट गेट्स कैंसिल्ड, तो भी ये क्या हो जाएगा रे, कैंसिल्ड। ये हमेशा के लिए याद रखना, अगेन दिस इज एक्स्ट्रा पार्ट, यू डोंट हैव टू राइट दिस इन द थ्योरम। तो देखो BOD कैंसिल हो गया, तो मेरे को आ गया एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। क्या मुझे ये प्रूव करना था, चेक करो, AOD इज इक्वल्स टू क्या आ गया, BOC। अब इधर हम लिखेंगे सिमिलरली, हम वैसे ही क्या प्रूव कर सकते हैं जो चाहिए। ये पहला वाला पार्ट मैंने प्रूव किया, फिर सिमिलरली लिखोगे, एग्जाम में वैलिड है ये लिखना। फिर लिखोगे सिमिलरली एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल क्या, DOB। इसी के साथ अपना ये थियरम खत्म हो गया। आई होप तुमको समझा है। और लास्ट में पेट्रोल पंप का नाम मत लिखना भूलना। अरे पेट्रोल पंप नहीं, इसको बोलते हैं अपन हेंस प्रूव्ड। इतनी मेहनत करने के बाद अपन ने बोल दिया कि ये प्रूव हो चुका। ठीक है भाई, समझा सबको? लीनियर पेयर का कंसेप्ट था, नहीं समझा तो एक बार प्लीज रिवाइंड करो। ये वो पार्ट है जो तुमको अभी नहीं, जिंदगी में मैथ्स जब तक कर रहे हो तब तक काम आएगा। क्या लिखा है सर, समझ नहीं रहा है, एग्जाम्पल दे दो इधर। सर इधर एग्जाम्पल देता हूं। बेटा तुम 3 - 3 को कट कर देते हो ना, बेसिकली ये क्या है, सपोज इधर x है तो ये +3 होता है -3 होता है। तो देखो ये सेम साइड पे है, ये क्या है, सेम साइड पे है, और दोनों की साइन, एक की साइन प्लस है एक की माइनस है। इसके लिए क्या हो गया, मैंने लिखा है सेम साइड ऑपोजिट साइन गेट्स कैंसिल्ड। सेम साइन ऑपोजिट साइन, सेम साइड एक ही बाजू पर साइन ऑपोजिट तो भी कैंसिल। ऑपोजिट साइड में है और साइन सेम है तो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऑपोजिट साइड सेम साइन, इधर साइन लिखना भूल गया हूं, इधर ऑपोजिट साइड और सेम साइन है तो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमेशा याद रखना। नहीं समझा हो तो कमेंट करके बताना, मैं तुम्हें फिर से एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। इसी के साथ मेरा थ्योरम खत्म, शुरू करते अपनी एक्सरसाइज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट 1.3। अरे ये कैसा हो गया, अरे 1.3 इधर आ गया। ठीक है चलो यार, थोड़ा समझ में आ जाएगा। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द इफ देन फॉर्म। तो इफ देन फॉर्म में लिखना है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट।
ऑपोजिट एंगल्स किसकी कॉन्ग्रेंट है? पैरेललोग्राम की। ऑपोजिट एंगल्स किसकी कॉन्ग्रेंट है? पैरेललोग्राम की। मतलब पहले इसको क्या बनना पड़ेगा? पैरेललोग्राम, तो जाके इसकी ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगी? कॉन्ग्रेंट। तो इसका सोल्यूशन देखो पहले वाले का, ठीक है। इफ द क्वाड्रिलेटरल, देखो ये हमने एग्जांपल थियरी के टाइम भी किया था, सेम टाइप का है। इफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, अगर वो पैरेललोग्राम है, देन, ठीक है, देन कॉमा मत लगाओ वाली चलेगा, ठीक है। इफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, देन क्या? द ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि देन ऑपोजिट एंगल्स आर, देन ऑपोजिट एंगल, then its opposite angles are क्या? congruent, ठीक है। वेरी सिंपल। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो उसकी ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगी? देन इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अभी यार ये सेम हो गया, ठीक है, सेम हो गया। इधर तुम खुद ही लिखोगे, इफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, क्या? अगर वो रेक्टेंगल है तो उसके डायगोनल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट। उसके डायगोनल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो ये तुम खुद से लिख दोगे, ठीक है। सेकंड इज होमवर्क फॉर यू, प्लीज डू कमेंट एंड लेट मी नो आया कि नहीं आया तो मुझे बताना, मैं करके दे दूंगा। वेरी इजी है। आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, the segment joining the vertex and the midpoint of the base is the perpendicular to the base। देखो पहले वाले सम पे फिर से जाते हैं। क्या बोला था पहले सम में? the opposite angles of किसकी? पैरेललोग्राम की। इधर भी ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल कौन सा? आइसोसेलेस। ट्रायंगल कौन सा? आइसोसेलेस। मतलब पहले तो ट्रायंगल को आइसोसेलेस बनना पड़ेगा, तब जाके ये जो लिखा है महाभारत, इसको मैं बताता हूं क्या ये होगी। तो मैं पहले लिख देता हूं, इफ अ ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस, अगर वो आइसोसेलेस है, देन बड़ा सिंपल है रे। अगर इफ वो ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो ये महाभारत होगी। देन द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। सर ये लिखा क्या है? समझ तो नहीं रहा है? समझाऊं क्या? वैसे तुमको इससे कोई लेना देना नहीं है, तुमको इफ देन से मतलब था, बट अभी तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो और ये मैथ्स का स्टेटमेंट है और मैं मैथ्स का टीचर हूं, तो ये समझना हमारा फर्ज हो जाता है। बोल रहे हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या? एक ट्रायंगल बना देता हूं मैं पहले तुम्हारे लिए। अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस क्या होता है सर? जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, ये वर्टेक्स मान लो और बेस का मिड पॉइंट, ठीक है। बेस का मिड पॉइंट मतलब ये भी इक्वल है। द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस क्या होगा? इज परपेंडिकुलर टू द बेस। अगर एक ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो क्या? अगर एक ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो एक वर्टेक्स और मिड पॉइंट ऑफ द बेस को ज्वाइन करेंगे। मिड पॉइंट मतलब ये दो पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, तो ये जो बनेगा ये बेस से परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो बनेगा ये क्या होगा? बेस से परपेंडिकुलर होगा। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर, तुम्हें अच्छे से समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हो गए भाई तीनों सम। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो। यस, अभी कॉन्वर्स है। Write the converse of the following statement: the alternate angles formed by two parallel lines in their transversal are congruent। alternate angles कौन बनाएगा? ठीक है, अब तुम्हें ना पहले इसका कंडीशनल सोचना पड़ेगा, फिर कॉन्वर्स करना पड़ेगा और सही से करना पड़ेगा। क्या? the alternate angles formed by two parallel lines and their transversal are congruent। alternate angles कौन बना रहा है? alternate angles कौन बना रहा है? parallel lines और उसके ट्रांसवर्सल। मतलब अल्टरनेट एंगल्स किसने बनानी चाहिए थी? पैरेलल लाइंस और उसके ट्रांसवर्सल ने बनाई, तब वो कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, तुम अभी क्या इतने डेवलप नहीं हो कि डायरेक्टली कॉन्वर्स लिख पाओ, तो मैं पहले इसका कंडीशनल लिख रहा हूं, फिर तुम्हें कॉन्वर्स, इसको धीरे धीरे तुम डायरेक्टली कॉन्वर्स कर पाओगे। डायरेक्टली कॉन्वर्स पे जाना थोड़ा मुश्किल होगा। पहले हम इसका कंडीशनल बनाते, क्या होगा? इफ द अल्टरनेट एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस,
and they are transversal, then they are congruent. If the alternate angle कौन बनाएगा, पैरेलल लाइंस और उसके ट्रांसवर्सल बनाएंगे तो वो क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होगी. मतलब अगर पैरेलल लाइंस नहीं बनाती तो वो कॉन्ग्रेंट नहीं होती. तो if the alternate angles are formed by क्या, two parallel lines and their transversal then they are alternate angles, then they are congruent. ठीक है. If the alternate angles are formed by two parallel lines and their transversal then they are congruent. अब ये हो गया कंडीशनल, इसका कॉन्वर्स. If द उल्टा, देन के बाद क्या आया था, देन दे आर. अभी बट इफ दे आर नहीं, दे कौन है इधर पता नहीं था, इधर पता था दे कौन है. ठीक है, इंग्लिश आती है ना तुमको, इधर दे मत लिखेंगे, इधर लिखेंगे इफ द अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. अगर वो अल्टरनेट एंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट है देन, अब इधर लिखेंगे देन दे आर फॉर्म्ड बाय, वो कौन बना रहा होगा, देन दे आर फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल. अगर अल्टरनेट एंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, तो if alternate angles are congruent then they are formed by two parallel lines and they are transversal. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये हो गया फर्स्ट. देखो तुम्हें ये एग्जाम में नहीं लिखना है कंडीशनल, मैं तुम्हारी एक्सप्लेनेशन के लिए लिख के दे रहा हूं. मैं डायरेक्टली समझाता तो नहीं समझता था तुम. ठीक है, तो पहले इसकी प्रैक्टिस कर लिया करो, फिर धीरे धीरे कॉन्वर्स आ जाएगा डायरेक्टली. अभी सेकंड वाले का देखो क्या है. अब इसमें तो जरूरत ही नहीं है ना, कंडीशनल बना के दे दिया है पहले ही. इफ अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल. अब ये तो बहुत इजी है. इफ द लाइंस आर पैरेलल देन द पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस क्या, आर सप्लीमेंट्री. तो इसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं लिख के देता हूं फिर भी. देखो, if the lines are parallel, अगर लाइंस पैरेलल हैं, if the lines are parallel then क्या रे, सुनो, then the pair of interior angles formed by them with a transversal. ठीक है, अभी इधर देखो थोड़ा तुम्हारा जनरल नॉलेज, तुमने लाइंस को पहले ही क्या कर दिया है, पैरेलल कर दिया है. लाइंस को पहले ही क्या कर दिया है, पैरेलल कर लिया है. अब मैं देखो क्या लिख रहा हूं, देन द पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, if the lines are parallel then the pair of interior angles made by them with a transversal, ये them कौन है, them मतलब पैरेलल है, made by them with a transversal, are क्या, if the lines are parallel then the pair of interior angles made by them with a transversal are क्या होंगी, सप्लीमेंट्री. तो थोड़ा इंग्लिश का भी अच्छा इस्तेमाल करना है जब तुम ये टाइप के सम्स करते हो. ठीक है, तो आई होप तुम्हें क्लियर है क्या,
कि इफ द लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल हैं, देन द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय देम, देम कौन है? देम मतलब पैरेलल लाइंस. If the lines are parallel, then the pair of interior angles made by them with a transversal. जब ट्रांसवर्सल के साथ ये पैरेलल लाइंस इंटीरियर एंगल बनाएंगी तो वो क्या होंगी? सप्लीमेंट्री. तो क्या होंगी? सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री. ठीक है. तीसरा होमवर्क है. क्यों सर? ये हमने ऑलरेडी किया है. द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. डायगोनल्स किसके कॉन्ग्रुएंट है? रेक्टेंगल के. उधर भी हमने देखा था. इधर हमको पहले कंडीशनल बनाना पड़ेगा. इफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, अगर क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो उसके डायगोनल, देन द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट. देन द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट. डायगोनल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. ये हो गया कंडीशनल. कॉन्वर्स, इफ द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अभी इधर हो गई गड़बड़. इफ द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, भाई डायगोनल किसके? ठीक है, डायगोनल पेंटागन को भी होते हैं, हेक्सागन को भी होते हैं. तो इधर तुम्हें सोच करके लिखना था क्या? इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, डायगोनल्स किसके? क्वाड्रिलैटरल के कॉन्ग्रुएंट हैं. ठीक है, देन इट कौन है? क्वाड्रिलैटरल. इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल आर कॉन्ग्रुएंट, देन इट इज अ रेक्टेंगल. वो क्या है? वो एक रेक्टेंगल है. ये हो गया उसका कॉन्वर्स. मुझे भरोसा है कि तुम कंडीशनल और कॉन्वर्स इसका बहुत अच्छे से लिख लोगे क्योंकि इजी है. थोड़ा इंग्लिश का इस्तेमाल करना. देखो अगर तुमने इंग्लिश में मिस्टेक कर दी तो कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं कटते, बट तुम्हारा लॉजिक करेक्ट होना चाहिए. आई होप आई हैव कवर्ड इट वेरी वेल. तुम्हें अच्छे से समझा है. कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं ज़रूर तुमको रिप्लाई करूंगा. मैंने तुम लोग के लिए एक ग्रुप बनाया है 9th स्टैंडर्ड के लिए, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र बोर्ड वालों के लिए, जिसमें तुम अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो. फिर हम मिलके सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक छोड़ दूंगा. मिलते हैं अगले लेक्चर में. होपफुली इस लेक्चर में यार कोई इशू नहीं आया है ज़्यादा बोर्ड के कंटेंट देखने में. बाय बाय.